हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खाने के बाद पखाना जाना यानी पोस्ट प्रांडियल डायरिया के बारे में। तो पोस्ट प्रांडियल डायरिया मतलब कुछ भी आप खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उसके बाद आपके पेट में कुछ अजीब सी हलचल मच जाती है, आपको तुरंत रश करना पड़ता है वॉशरूम के लिए। सो इसी कंडीशन के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन होती है कई बार बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है, स्पेशली अगर आप सोशल गेट टुगेदर में कुछ खा रहे हैं, या स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है कुछ खाने के लिए, या अगर ऑफिस गोवर्स हैं उनको ऑफिस ब्रेक में जब वो कुछ खाते हैं तब उनके पेट में जो हलचल सी मच जाती है, तुरंत उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो कई बार ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कई बार ये सोशल गैदरिंग, सोशल ईटिंग में भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम से हो रही है कि आप कुछ खाते हैं, आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, दैट कैन बी अ नॉर्मल कंडीशन। बट अगर बहुत समय से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तब इसको पूरी तरह से समझना और इसका इलाज लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर लंबे समय से आपको पोस्ट प्रांडियल डायरिया हो रहा है या तुरंत मोशन की फीलिंग आ जाती है, तब कोई ना कोई कंडीशन है जो आपके पेट या आपकी आंतों से रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि किन किन कारणों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है। पुरुषों के अंदर खाना खाने के बाद या कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते ही आपको फीलिंग आने लगती है कि आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखी जाती है कि जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा एंग्जाइटी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहता है, परेशान ज़्यादा रहते हैं, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। मेंटल स्ट्रेस से भी ज़्यादा इसको रिलेट कर सकते हैं एंग्जाइटी के साथ ही, क्योंकि एंग्जाइटी जिन लोगों को रहती है, जो लोग खाने पीने में थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, कोई काम करने में थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, उन लोगों को पोस्ट प्रांडियल डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जो पोस्ट प्रांडियल डायरिया होता है यानी खाने के बाद जो पखाना जाने की कंडीशन होती है, वो जो एक्साइटिंग जो फैक्टर होता है उसमें एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है या पेट में वैसे भी कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन रहती है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या जिन लोगों को सिलिक डिजीज़ होता है या जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनको भी उससे रिलेटेड चीज़ें खाने से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपका जो लीवर होता है और आपका जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो वीक हो जाता है। तो ऐसी कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं जिसके अंदर पोस्ट प्रांडियल डायरिया देखा जाता है, और कई बार पोस्ट प्रांडियल डायरिया होने का कोई कारण भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यूजुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक टाइप का रिफ्लेक्स होता है जो आपके पेट को और आपके आंतों को इंस्ट्रक्शन देता है कि खाना आ चुका है, अब अपना काम शुरू करिए। लेकिन अगर कभी ये इंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट हो जाते हैं, जो कि 4 से 5 घंटे के दौरान में उसको पूरा होना चाहिए था, वो काम फटाफट से निपटा देते हैं, तो उसके कारण ही पोस्ट प्रांडियल डायरिया होता है। मतलब जब हम नॉर्मली खाते हैं तो सिग्नल स्लोली आते हैं और वो धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे एक आपके पेट से होकर, आंतों से होकर कि वो सारा प्रोसेस होता है। लेकिन जिनके अंदर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने लगती हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, शार्प हो जाता है, उनके अंदर ही ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है, हमेशा एक एक्साइटिंग फैक्टर ज़रूर होता है इसके पीछे, और उसके कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। तो जो पोस्ट प्रांडियल डायरिया होता है उसके कुछ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन में जाने से पहले हम अगर खुद ही मैनेज करते हैं घर में रहकर कुछ अपने लाइफस्टाइल टिप्स को यूज़ करके, तब बहुत अच्छा रहता है अदर देन गोइंग टू द मेडिसिन। तो जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन शायद ही फॉलो कर रहे होंगे। तो जिन लोगों को पोस्ट प्रांडियल डायरिया होता है वो खाने के बीच में पानी को बिल्कुल नहीं लें। अगर आप खाना खाने वाले हैं तो थोड़ी देर पहले ही पानी पी लें, या अगर आप खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन स्मूथ रहेगा। लेकिन अगर बीच में आपको कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप बेशक पानी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाना खा रहे हैं तो अवॉइड करें कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खाएं, हमेशा बैठ करके खाना खाएं, और कभी भी जल्दबाजी में खाना नहीं खाएं। खाने को चबा चबा करके ही खाएं, और साथ के साथ छोटे छोटे बाइट्स लें, या एक टाइम पे आप जितना खाना खा रहे हैं बिल्कुल लिमिटेड और बिल्कुल स्मॉल प्लेट में खाना लेकर के खाएं। और अवॉइड करें आप कोई भी फैटी या फ्राइड चीज़ें जो कि आपके प्रॉब्लम को और एग्रेवेट कर सकती हैं। ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को पोस्ट प्रांडियल डायरिया होता है उनके अंदर मीट और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, तो आप इन चीज़ों को ड्यूरिंग मेडिकेशन अवॉइड करें।
चीनी, चावल, मैदा या कोई भी पैकेज्ड फूड जो भी पैकेट में निकाल के आप इंस्टेंटली खा लेते हैं, उनको तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक्साइटिंग फैक्टर जो उसका होता है एंग्जाइटी, उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, या जिस तरह से भी आपका मूड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब हम बात करते हैं एक होम रेमेडी की जिसको आपको यूज़ करना है पोस्ट प्रेग्नेंट डायरिया में। तो जो होम रेमेडी है वो है आपको घरों में हमारे जो धनिया होता है उसके 100 ग्राम धनिया लेना है और आपको 25 ग्राम्स आपको काला नमक लेना है। काला नमक अगर नहीं होगा तो सेंधा नमक भी चल जाएगा। मतलब 4:1 रेशियो में आपको इन दोनों चीज़ों को लेना है। इनको आप ग्राइंड करके एक बॉटल में रख देना है और एवरी टाइम जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इसमें से 2 ग्राम्स के अराउंड, आप 2 ग्राम्स का अंदाज़ा लगा लेंगे, 2 ग्राम के अराउंड आपको इसको लेना है। 10 से 15 दिन तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कितना भी पुराना आपका पोस्ट प्रेग्नेंट डायरिया अगर बिना किसी पैथोलॉजी के है, कोई भी बड़ा कारण नहीं है आपके पेट खराब होने का, तब इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रीज़न है तब आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है क्रोटन टिक। ये पहली दवा है जो पोस्ट प्रेग्नेंट डायरिया में दी जाती है। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें पेशेंट जब भी खाना खाएगा या जब भी पानी पिएगा, इवन पानी पीने के साथ ही भी इसमें तुरंत उसको रश करना होता है वॉशरूम के लिए। वो भाग के जाएगा और इतनी ज़्यादा उसको प्रोस्ट्रेशन होगी, मतलब जैसे ही स्टूल पास करके आएगा वो बिल्कुल एनर्जी उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल प्रोस्ट्रेटेड फील करेगा, वीक फील करेगा, ड्रेंच्ड फील करेगा, बिल्कुल पसीने से उसका फोरहेड या पूरा चेहरा बिल्कुल भीग जाएगा। और ये प्रॉब्लम मोस्टली होती है अगर वो मीट या मिल्क लेता है। मीट या मिल्क के साथ अगर एग्रेवेशन होती है, आपको पोस्ट प्रेग्नेंट डायरिया होता है और स्पेशली गर्मी के मौसम में हमेशा आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तब आप एक दवा क्रोटन टिक ले सकते हैं। और इसको आप 30 पोटेंसी में या इवन मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो आप इसको 4 बूंदें दिन में 3 बार 1 महीने तक ले सकते हैं। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट दवा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग दवा है और उसका नाम है एलोसोकोट्रिना। शॉर्ट में इसको हम एलोस भी बोलते हैं। तो एलोस के अंदर क्या होता है कि जब आपको डायरिया होता है तब आपको ऐसा फील होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका जो एनल स्फिंक्टर है जिसके कारण आप अपनी स्टूल को कंट्रोल कर सकते हैं या आप निकाल सकते हैं, तो उसको जो स्फिंक्टर होता है उसकी जो है प्रॉब्लम होती है। उसको लगता है वो होल्ड ही नहीं कर सकता और कई बार स्टूल पास भी हो जाता है इन केस ऑफ एल्डरली। बुजुर्ग लोगों के अंदर अपने स्टूल को कंट्रोल करना, होल्ड कर पाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों के केस में हम एलोसोकोट्रिना 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जब स्टूल पास करता है तो बहुत तेज़ गैस के साथ पास करता है, म्यूकस भी हो सकता है और हर बार खाने के साथ उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर एलोसोकोट्रिना 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदें दिन में 3 बार कुछ दिनों तक देने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट दवा है र्यूम। ये जो र्यूम मेडिसिन होती है ये बच्चों के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों के अंदर आपको कुछ खिलाते पिलाते ही उसको डायरिया हो जाता है, जैसे मम्मियाँ बताती हैं कि बच्चे को कुछ खिलाया उसके बाद तुरंत ही इसको मोशन हो जाता है, कई बार अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है, तो उनके केसेस में हम र्यूम देते हैं। र्यूम में बच्चे के अंदर पूरी बॉडी में खट्टी सी एक स्मेल आती है, खट्टापन सा महसूस होता है, कितना भी उसको नहला दो लेकिन वो स्मेल उसके अंदर से नहीं जाती है। तो बच्चों के केसेस में स्पेशली डेंटिशन जब हो रहा है, बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं उसके अंदर उनको अनडाइजेस्टेड फूड खाने पीने के तुरंत बाद निकल जाता है, तो उनके केसेस में हम र्यूम दे सकते हैं। और अगेन र्यूम को भी हम 30 पोटेंसी में ही 4-4 बूंदे दिन में 2 बार, दिन में 3 बार कुछ दिनों तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक दवा आती है, उसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। अब एनाकार्डियम ओरिएंटेल एक दवा है जो कि ऐसे केसेस में तब दी जाती है जब आपको जैसे ही आपने कुछ खाया आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग आई कि मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप वॉशरूम गए, जैसे ही आपने एफर्ट लगाया, वो सेंसेशन गायब हो जाती है। तब वहाँ पर आपको लगेगा नहीं मुझे तो कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, तो फीलिंग ख़त्म हो जाती है जब तक आप वहाँ पे पहुँचते हैं, ज़ोर लगाते हैं। तो एनाकार्डियम ओरिएंटेल वहाँ पर दिया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो कि ऐसे केसेस में दी जाती है, वो है कोलोसिंथेस। अगर आपको खाने पीने के बाद डायरिया का सेंसेशन होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो जाती है लेकिन साथ में दर्द भी होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अपने पेट को मैं दबा लूँ या बहुत मुड़ जाऊँ या आगे की तरफ बेंड हो जाऊँ, हार्ड प्रेशर लगाऊँ पेट पे, तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको एगोनाइजिंग पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत ही टेरिबल पेन स्टार्ट हो जाता है खाना खाने के बाद,
और आपको ऐसे बेंड होने का मन करता है, हार्ट प्रेशर लगाने का मन करता है, तब वहाँ पर कोलोसिंथेसिस दी जा सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो कि अगर आप लेते हैं कुछ समय के लिए इंडिकेटेड होती है, तब आपका जो ये प्रॉब्लम होता है पोस्ट प्रैंडियल डायरिया का वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो कि आप ले सकते हैं अगर आपकी आंतों में कमज़ोरी लगती है, आपको वीकनेस लगती है, आपकी आंतें खाना को रिटेन नहीं कर पाती हैं, या हर बार खाना बिना पचे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में निकल जाता है, कई बार आपको सोशल गैदरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आप लंबे समय तक अगर इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, वो कॉम्बिनेशन है कैरिका पपाया का मदर टिंचर और चेलिडोनियम का मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर्स का प्रयोग बहुत अच्छा है आपके इंटेस्टाइन, आपके गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, आपके आईबीएस की प्रॉब्लम, इवन अगर आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस यानी आईबीडी है, वहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी कंडीशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं, थायराइड की खा रहे हैं, वहाँ पर भी इन दोनों मदर टिंचर कैरिका पपाया और चेलिडोनियम के मदर टिंचर को आधे ग्लास पानी में 10-10 बूंद डाल करके कुछ समय तक अगर आप लेते हैं, तो आपकी जो आंतें हैं उसकी हेल्थ मेंटेन होगी, उसकी स्ट्रेंथ वापस आएगी और जो खाना है जिस समय पर जैसा डाइजेस्ट होना चाहिए वैसा ही होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को आप कुछ समय तक यूज़ कर सकते हैं और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, इवन छोटे बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ, सबके लिए ये दोनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि दोनों ही प्लांट का मदर टिंचर है, प्लांट से बना हुआ एक्सट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रैंडियल डायरिया जो एक कंडीशन होती है, इसको आप सिर्फ ये सोच करके कि ये मेरी आदत है कि मुझे खाना खाने के बाद जाना ही पड़ता है, या ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है अब इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है और जल्दी से जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर आपकी बॉडी में बनी रहती है तो ज़रूर उसका नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट प्रैंडियल डायरिया यानी खाने के बाद पखाना जाने की कंडीशन के बारे में और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। Wishing you very good health. Thanks for watching.